नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। 8 दिन 5 देश, 11 साल में पहली बार पीएम मोदी वो करने जा रहे हैं जो चीन का बुखार छुड़ा देगा। आज उसके बारे में बताऊंगा। गोल्ड, गैस, रेयर अर्थ, पीएम मोदी वो डील करने जा रहे हैं कि चीन के तोते उड़ जाएंगे। पीएम मोदी कौन सा बम बनवा रहे हैं जो अंकर बंकर सब फाड़ देगा भाई। हाफिज मसूद अजहर, दाऊद, कोई ना बचेगा। इधर भारत के खजाने में छप्पर फाड़ पैसा आ रहा, उधर ट्रंप की इकोनॉमी और डॉलर दोनों कैसे डूबने लगे आज आपको दिखाऊंगा। पुरानी कार बाइक को पेट्रोल डीजल मिलना बंद, सरकार की रडार में आपकी गाड़ी भी तो नहीं आ गई है। यह चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। सोने के बिजली स्विच, सोने का बेसिन, सोने का झूमर, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का होश उड़ा देने वाला स्वर्ण महल आज आपको दिखाऊंगा। कहां बन गया ताजमहल जैसा घर, देखेंगे तो भाई होश उड़ जाएगा और खर्चा सुनिएगा तो भाई बेहोशी हो जाइएगा। भारत, पाकिस्तान, चीन, 3 देश एक दर्द। बाढ़ बारिश के कहर की गजब तस्वीरें आई हैं भारत, पाकिस्तान और चीन से। आज तीनों देश का हाल दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। पटना में जेडीयू दफ्तर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साथ में तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया, जिन पर एनडीए सरकार के समर्थन में स्लोगन लिखे दिख रहे हैं। यह पहला मौका है जब जेडीयू दफ्तर में किसी दूसरे दल के नेता की तस्वीर औपचारिक तौर पर लगाई गई है, जो इस बात का संकेत है कि जेडीयू भी बिहार में मोदी के चेहरे को जीत की गारंटी मान रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च कर दिया है रेल वन एप्लीकेशन। एक ही मोबाइल ऐप पर रेलवे से जुड़ी A to Z जानकारी मिलेगी, जिसमें टिकट बुक करना, पीएनआर के बारे में पता करना, ट्रेन स्टेटस, शिकायत, सहायता जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेल वन ऐप से ट्रेन कैंसिलेशन की स्थिति में रिफंड और ट्रेन में खाना ऑर्डर करने जैसी सुविधाएं भी हासिल की जा सकती है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना के सदर्न कमांड की हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल यहां पर चल रही है। सेना की इस ड्रिल में जवानों की युद्ध लड़ने की तैयारियों को परखा जा रहा है। इस तरह की कॉम्बैट ड्रिल के जरिए सेना तेजी से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता का समय समय पर टेस्ट करती रहती है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बबाना आज अपनी बीमार पत्नी को देखने अस्पताल पहुंचा। नीरज बबाना को दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी से मिलने के लिए 6 घंटे की पैरोल कस्टडी दी थी, जिसके बाद गैंगस्टर नीरज कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में लाया गया। हाईकोर्ट ने भी ये साफ निर्देश दिए थे कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज बबाना केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिल सकेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होगी। गुरुवार से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ ने NH-44 को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसी रूट से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु गुजरेंगे और उससे पहले ही सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे रूट की तलाशी ली है और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इस रूट से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर के साथ साथ स्निफर डॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। 8 दिन 5 देश, 11 साल में पहली बार पीएम मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो चीन का बुखार छुड़ा देगा। गोल्ड, गैस, रेयर अर्थ, पीएम मोदी ऐसी कौन सी डील करने जा रहे हैं कि चीन के होश उड़ जाएंगे। पीएम मोदी कौन सा बम बनवा रहे जो अंकर बंकर सब फाड़ देगा भाई। हाफिज मसूद, दाऊद, कोई ना बचेगा। और भारत के खजाने में कैसे छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है और ट्रंप की इकोनॉमी और डॉलर दोनों डूबने लगे हैं। आज सबसे पहले इसकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेवर में है ना, पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें फिर से शुरू कर दी है ना, उससे सबको यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कभी भी फिर से धमाका कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कभी भी लॉन्च हो जाएगा भाई, क्योंकि कल ही हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर फिर से आतंकी हमले को सही ठहराने लगा है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है। मुनीर और पाकिस्तान की गर्मी निकालने में देर नहीं लगाएगा। नरेंद्र मोदी पक्के से जानते हैं कि पाकिस्तान वो तरबूज है जो खुद चाकू पर आकर गिरेगा। आप लिख के ले लीजिए। और इसलिए मोदी उस तैयारी में लगे हैं कि मुनीर हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो, बंकर में भी छिप गए ये लोग तब भी नहीं बचेंगे।
क्योंकि नरेंद्र मोदी अब ऐसा बम बनवा रहे हैं जो भाई अंकर बंकर सब फाड़ देगा। फिर ना हाफिज सईद बचेगा ना मसूद अजहर बचेगा। वो बम कौन सा है आज आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, मोदी चीन का बुखार उतारने वाला कौन सा इलाज शुरू कर चुके हैं। पीएम मोदी अब वहां के लिए निकल गए हैं कि पाकिस्तान क्या चीन, अमेरिका, ट्रंप तक के होश उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे देशों में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जिनके साथ मिलकर भारत वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बड़े बड़े धुरंधरों को ढेर करेगा। आज इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नरेंद्र मोदी 10 कदम आगे की प्लानिंग में लगे। हथियार हो, कूटनीति हो, उन्होंने चीन पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे खोल दिए। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इतनी लंबी विदेश यात्रा पीएम ने कभी नहीं की 11 साल में। वो 8 दिन में 5 देश का दौरा करेंगे। इसमें वो छोटे छोटे देश भी शामिल हैं जहां पीएम मोदी कभी गए ही नहीं। पीएम मोदी जिन देशों में जा रहे हैं वो दुनिया के नक्शे में भले ही छोटे दिखते हो, लेकिन उनकी अहमियत बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ऐसे ही देशों तक अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हैं जो चीन के खिलाफ भारत के बड़े काम आ सकते हैं। इसके अलावा मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील भी जा रहे हैं। ब्रिक्स में भारत के अलावा रूस और चीन भी है। G7 के बाद यह दूसरा बड़ा मंच है जहां पीएम मोदी पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में एक्सपोज करेंगे। ब्रिक्स में जाकर नरेंद्र मोदी ट्रंप को भी कड़ा मैसेज दे देंगे, क्योंकि ब्रिक्स को ट्रंप बहुत पसंद नहीं करते हैं। लेकिन खास तौर पर चीन को निपटाने के लिए पीएम मोदी और क्या क्या कर रहे हैं, गोल्ड से लेकर रेयर अर्थ तक और ऐसे ऐसे हथियार कि चीन पाकिस्तान के धागे खुल जाएंगे। 8 दिन में 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, कौन कौन सी डील करने वाले हैं, सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। और साथ ही यह भी कि कैसे भारत के खजाने में छप्पड़ फाड़ पैसा आ रहा है और ट्रंप की इकोनॉमी डूबी जा रही है। लेकिन सबसे पहले एक झलक देखिए। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बड़े मिशन पर निकलने वाले हैं और यह वो मिशन है जिसमें भारत बड़े बड़े कूटनीतिक धमाके करने वाला है। 2 और 3 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो देश का दौरा करेंगे। 4 और 5 जुलाई को पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे और फिर 5 से 8 जुलाई के बीच पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश नामीबिया जाएंगे। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे टाइप के देश हैं यार, ये क्या ही कर देंगे। लेकिन यही खेल तो मैं आज आपको पाठशाला में समझाऊंगा। एक साथ इतने देशों का दौरा 11 साल में पीएम मोदी ने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन इस बार जिस तरह के चैलेंज नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं, उनमें इस बड़े विदेश दौरे की बहुत बड़ी अहमियत है बॉस। सबसे पहले पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना जाने वाले हैं। अब एक एक दौरे को समझिए कि वहां क्या क्या स्ट्रैटेजी के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है ये दौरा। तो सबसे पहले घाना जाएंगे। 3 दशक के बाद कोई भारतीय पीएम घाना जा रहा है। पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। घाना में मौजूद 15,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारत और घाना के बीच 70 साल पुरानी दोस्ती है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। घाना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश है, ये याद रखिए। घाना अपना 70% गोल्ड भारत में भेजता है। भारत पहले से ही घाना में हेल्थ, आईटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। घाना अफ्रीका में वैक्सीन का हब बनना चाहता है, इसमें भारत उसकी मदद कर रहा है। पीएम मोदी की यह वैक्सीन डिप्लोमेसी अफ्रीका में भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर रही है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और घाना के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर भी एक अहम मुद्दा जो है वो देखने को मिलेगा। यानी गोल्ड के लिए जाना जाने वाला घाना, जहां से बहुत बड़ी तादाद में सोना निकलता है, वहां नरेंद्र मोदी जाएंगे तो कुछ लोगों का सोना दूभर हो जाएगा। नींद वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं। पीएम मोदी की इस अफ्रीकी देश की यात्रा को चीन के काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार अफ्रीकी देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। अफ्रीकी देशों में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, तो उसकी काट के तौर पर भी इस दौरे को देखा जा रहा है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरिबियन देश त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा पर जाएंगे।
पीएम मोदी की यह यात्रा भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के, दोनों महिलाएं हैं और पेशे से वकील हैं। दोनों नेताओं को अपनी भारतीय जड़ों और विरासत पर गर्व है। वो खुद को भारत की बेटियां बताती हैं। पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के न्योते पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब वहां भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साल 1999 के बाद यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो में 40 से 45% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इस देश की 1/4 आबादी हिंदू है। यहां बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। पिछले साल ही पीएम मोदी ने कैरेबियाई देश गुयाना का भी दौरा किया था और अब वो इस रीजन में फिर से जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान पीएम मोदी यहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले यहां की संसद में रखी एक कुर्सी की भी बहुत चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि किसी दूसरे देश की संसद में रखी इस कुर्सी पर इंडिया लिखा हुआ है बॉस। इस कुर्सी पर लिखा है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में स्पीकर की एक कुर्सी साल 1968 में भारत ने गिफ्ट की थी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को दर्शाता है। और यह कुर्सी आज भी वहां की संसद में इस्तेमाल होती है। आज भी वहां के स्पीकर इसी कुर्सी पर बैठते हैं और शायद पीएम मोदी भी इस कुर्सी के पास खड़े होकर संसद को संबोधित करेंगे। घाना और त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा के बाद पीएम मोदी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना जाने वाले हैं। यह वो देश है जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व है यहां पर। और जिस तरह से भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए नए नए पार्टनर खोज रहा है, उसे देखते हुए अर्जेंटीना एक अहम देश है। अर्जेंटीना में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कॉपर और बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी भंडार है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक पूरा चैप्टर बताया था कि कैसे चीन इस पर अपना एकाधिकार जमाता और भारत तेजी से चीन का विकल्प तलाश रहा है। क्योंकि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं, उनमें जो बैटरी इस्तेमाल होती है, दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनमें रेयर अर्थ का बड़ा इस्तेमाल होता है। और चीन दुनिया को जो है ना फंसा के रखे हुए, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ है। तो नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा इस मामले में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी रेयर अर्थ का भंडार है। आपको यह भी बता दूं कि अर्जेंटीना वो देश है जिसने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का खुलकर साथ दिया था। मैंने कहा ना, देखने में ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भारत की कूटनीति के लिहाज से बड़े प्लेयर साबित होंगे। अर्जेंटीना के बाद पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील जाने वाले हैं। इस साल ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के इतर ब्राजील के राष्ट्रपति पीएम मोदी को स्टेट डिनर भी देंगे। डिप्लोमेसी में स्टेट डिनर का बड़ा खास महत्व होता है। किसी देश के प्रति मजबूत पार्टनरशिप को दर्शाने के लिए उस देश के नेता को स्टेट डिनर दिया जाता है। और मैं स्टेट डिनर की बात कर रहा हूं। वो भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को बुलाकर जैसे ट्रंप ने खाना खिलाया और ऑर्डर दे दिया अपना, उसको स्टेट डिनर नहीं कहते, या स्टेट लंच नहीं कहते हैं, कि उसके बाद कोई फोटो भी नहीं हुआ, कोई बाइट नहीं आई, कुछ नहीं आए, कमरे में बैठा के ऑर्डर दिए, कुछ रूखा सूखा फेंक दिए सामने के, खाओ निकलो निकलो यहां से, उसको नहीं। ये होता है स्टेट डिनर जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलेगा। पीएम मोदी को स्टेट डिनर दिए जाने की खबर से ही चीन इतना चिढ़ गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने की उनकी खबरें चलने लगी। जबकि पिछले 10-12 साल से शी जिनपिंग लगातार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन चीन को लगा कि सारी लाइमलाइट तो पीएम मोदी को मिल जाएगी, भारत को मिल जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर शायद जिनपिंग ने ब्रिक्स का दौरा कैंसिल कर दिया। अब क्या है वो तो वो ही जाने, लेकिन ऊपर ऊपर खबरें तो यही चल रही कि चीन चिढ़ा बैठा है। आप ये भी देखिए कि ब्रिक्स जैसे ग्लोबल मंच से कैसे पीएम मोदी पाकिस्तान और चीन दोनों को झटका दे। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम हमले पर स्ट्रांग स्टेटमेंट जारी हो सकता है। इसके अलावा भारत की उम्मीद के मुताबिक आतंकवाद पर भी कड़ा स्टैंड लिया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि के मुताबिक ब्रिक्स नेताओं के घोषणा पत्र में आतंकवाद के संबंध में जो बातें कही जाएंगी वे हमारे लिए संतोषजनक होंगी। दम्मू रवि ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी समूह के साथ भारत की एकजुटता की अभिव्यक्ति होगी। यह उनके लिए ग्लोबल साउथ के नेताओं से जुड़ने का एक बड़ा मौका होगा। ब्रिक्स देश दुनिया की 50% आबादी और 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की तरफ से संकेत दिया गया है कि ब्रिक्स में नेशनल करेंसी से व्यापारिक लेनदेन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन में डी डॉलराइजेशन पर जोर दिया गया था।
ब्रिक्स के देश डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने पर जोर दे रहे थे। इसमें यह भी चर्चा उठी थी कि ब्रिक्स के देश आपस में एक ब्रिक्स करेंसी क्रिएट कर लें और उसमें व्यापार शुरू कर दें। लेकिन ब्रिक्स देशों के इस प्लान पर ट्रंप भड़क गए थे, क्योंकि ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉलर का दबदबा कम होते नहीं देखना चाहते। लेकिन इस बार फिर से ब्रिक्स में डॉलर के विकल्प पर चर्चा होती है तो ट्रंप को बहुत मिर्ची लगेगी। हालांकि ट्रंप का डॉलर जो है वो धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। जितना पाकिस्तान गिर गया है 47 में अलग होने के बनने के बाद से, उससे भी तेजी रफ्तार से डॉलर गिर रहा है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए तो ब्राजील जा ही रहे हैं। उनके इस दौरे पर ब्राजील के साथ ऐसी बड़ी डील हो सकती है जो दुनिया में भारत के हथियारों का डंका पीटेगी। इस डील को देखकर चीन और तनाव में आएगा। ऐसी खबरें हैं कि ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और गरुड़ आर्टिलरी गन जैसे हथियार खरीदना चाहता है। भारतीय हथियारों में ब्राजील की दिलचस्पी से चीन परेशान हो सकता है, क्योंकि चीन खुद को हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर मानता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत के हथियारों की ज्यादा चर्चा हो रही है। यह अलग बात है कि हमारे यहां राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि राफेल गिरा कि नहीं, ये बताइए। लेकिन दुनिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि यार भारत ने गजब कर दिया यार, कोई ड्रोने नहीं गिरने दिया, सब ऊपरे फोड़ दिया। लाओ यार आकाश हमको भी दो, लाओ यार हमको ये गरुड़ भी दो। दुनिया में तो भारत का डंका बज रहा है। दूसरी बात, भारत, ब्राजील और चीन सब ब्रिक्स का हिस्सा है। अगर ब्राजील और भारत के बीच डिफेंस डील होगी तो इससे ब्रिक्स में चीन का दबदबा कम होगा। पीएम मोदी अपने इस विदेश दौरे में नामीबिया भी जाने वाले हैं। अभी उसके बारे में तो बताया ही नहीं। नामीबिया अफ्रीका का वो देश है जिसके पास बड़े खनिज भंडार हैं। नामीबिया से डायमंड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम निकलते हैं। भारत की नामीबिया के साथ डायमंड ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम सप्लाई पर बात हो सकती है। नामीबिया में दुनिया का सबसे ज्यादा मरीन डायमंड है, जो डायमंड भारत में लंदन और दूसरे शहरों के जरिए आता है। लेकिन भारत अब नामीबिया से सीधे डायमंड ट्रेड की बात कर रहा है। नामीबिया में भारत की कई डायमंड प्रोसेसिंग कंपनियां भी काम करती हैं। भारत ने नामीबिया के माइनिंग, डायमंड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़ा निवेश भी कर रखा है। नामीबिया में रेयर अर्थ मेटल्स का भी बड़ा भंडार है जो भारत के काम आ सकता है। नामीबिया के पास यूरेनियम का भी बड़ा भंडार है जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में काम आएगा। नामीबिया में 27 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। नामीबिया में पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। और इसलिए मैंने आपको कहा कि 11 साल में पीएम मोदी ने इतनी लंबी यात्रा, विदेश यात्रा नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस यात्रा के बड़े मायने हैं। जो चीन रेयर अर्थ पकड़े बैठा है उसको मैसेज देने के लिए भी इस यात्रा के बड़े मायने हैं। नामीबिया वो देश है जहां से पीएम मोदी भारत के लिए चीता लेकर आए थे। 2022 में 8 चीते नामीबिया से ही भारत आए थे, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। जब से नामीबिया के चीते आए हैं तब से कूनो नेशनल पार्क में टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई। अब तक नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते भारत ला चुका है और भारत में चीते खत्म हो गए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने यह नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक तरफ नरेंद्र मोदी की यह कूटनीति चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कूटने की भी नीति चल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है, जिस तरह से असीम मुनीर अपने आतंकवादियों को उकसा रहा है और फिर से टेरर कैंप खड़ा कर रहा है, उससे अगर कभी भी नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दें या उसका मौका मिल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुसकर ठोकेंगे तो फिर असीम मुनीर ना हाफिज सईद को बचा पाएगा ना मसूद अजहर को बचा पाएगा। पिछली बार हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों को असीम मुनीर ने अंडरग्राउंड कर दिया था, बंकर में कहा गया कि छुपा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार अंकर बंकर के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। मोदी इस बार अंकर बंकर सब फाड़ देंगे बॉस, क्योंकि वो ऐसा बम बनवा रहे हैं जिसमें बंकर को चीर कर हाफिज सईद और मसूद अजहर तक पहुंचने की काबिलियत होगी। ऐसी खबरें हैं कि भारत अपना बंकर बस्टर बम बना रहा है। यह वही बंकर बस्टर बम है जिसे ईरान पर दागकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटा था, जिस बम ने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को फोड़ दिया था। अब भारत भी ऐसे बंकर बस्टर बम बनाने में लगा है। लेकिन यह भारत का बंकर बस्टर बम अमेरिका के बंकर बस्टर बम की तुलना में कम नहीं होगा, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर देगा। और कई मायनों में तो यह अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा घातक होगा। भारत बंकर बस्टर बम बनाने के लिए अपनी सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को मॉडिफाई कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल से ही 7,500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड को दागा जाएगा। यानी इसे दागने के लिए B-2 बॉम्बर जैसे शक्तिशाली जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में भारत एक ताकतवर बम बना रहा है।
भारत के बंकर बस्टर बम को अग्नि 5 मिसाइल से ही दाग दिया जाएगा। आमतौर पर अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर होती है, लेकिन भारी भरकम बंकर बस्टर बम को दागने से इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी। लेकिन 2500 में तो हम पाकिस्तान को फोड़ देंगे। इसे अग्नि 5 मिसाइल से दागा जाएगा तो इसकी सटीकता और भी बढ़ जाएगी। यानी जिस बंकर बस्टर बम को गिराने के लिए अमेरिका को एक बड़ा तूफानी प्लेन भेजना पड़ा, 37 घंटे उड़ा, आया गया, इतना किया, तब जाके बंकर बस्टर बम गिरा। भारत इतना नहीं करेगा, कम पैसे में जाके फोड़ देगा बंकर बस्टर। यहां से अग्नि 5 उड़ा, उधर फोड़ा, कोई अंकर बंकर नहीं, फोड़ो सबको। भारत के इस बंकर बस्टर बम से जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने भी ध्वस्त होंगे। यानी अब हाफिज और मसूद जैसे आतंकी बंकर में भी छिपे तो बच नहीं पाएंगे। बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है, लेकिन भारत जो बंकर बस्टर बम बना रहा है वो कैसे अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम से अलग है, वो बताता हूं। अगर एक्सप्लोजिव ले जाने की क्षमता देखें तो भारत अग्नि 5 मिसाइल से 7500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव दाग सकता है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम 13600 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से लैस होता है। चीन का DF-15C बंकर बस्टर बम 500 से 750 किलोग्राम एक्सप्लोजिव ही ले जा सकता है। जमीन के कितने अंदर जाकर टारगेट को भेज सकता है, अगर इसकी तुलना देखें तो भारत के बंकर बस्टर बम 80 से 100 मीटर जमीन के अंदर टारगेट को भेज सकते हैं। अमेरिका का बंकर बस्टर बम 60 मीटर तक टारगेट को भेज सकता है और चीन का करीब 20 मीटर। हथियारों के मामले में अगर आप मारक क्षमता देखें तो भारत 2500 किलोमीटर, पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। अमेरिका का बॉम्बर विमान पर निर्भर रहना, जहां मारना है वहां उड़ाकर ले जाना, यह उसकी कमी है। चीन 700 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, यानी रेंज के मामले में भी भारत का बंकर बस्टर बम बहुत आगे है। यानी भारत कम खर्चे में, कम झंझट में ऐसा बम बना रहा है जो अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम का बाप साबित होगा। इतना ही नहीं, आज ही भारतीय नेवी के बेड़े में ऐसा ताकतवर युद्धपोत भी शामिल हुआ है जो पानी में दुश्मन को पानी पिला देगा। आज भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल मिल गया है। रूस से मिला यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, जो समुद्र और जमीन दोनों में सटीक निशाना लगा सकता है। इसके अलावा इसमें भारी टॉर्पीडो, आधुनिक रडार, 100 mm की आधुनिक गन और एंटी सबमरीन रॉकेट भी लगे हुए हैं। यह युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। इस युद्धपोत में 33% स्वदेशी उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। INS तमाल, या कहिए कि बहुत कमाल, यह वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत हो। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाली पौराणिक तलवार से प्रेरित। तो यानी पाकिस्तान को एक और मैसेज है कि इस बार नेवी मारेगी और तमाल मारेगा तो इतना मारेगा कि कमाल होगा। भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है, नई नई डिफेंस डील कर रहा है, सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियारों की खरीद को जल्द से जल्द निपटा रहा है। अब खबर है कि मोदी सरकार जल्दी ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग डिफेंस डील को मंजूरी देने वाली है। इसमें स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 नई रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी मिल सकती है। इसमें वायुसेना के लिए 3 जासूसी विमान खरीद का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी है। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को रोकने के लिए खास माइंस की खरीद का भी प्रस्ताव है। यानी अगर आपको लग रहा है कि भारत बहुत मजबूत है, तो मजबूत तो है ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतनी मजबूती पर रुक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं और मजबूत करो, और मजबूत करो। दुनिया में भारत की सेना का डंका तो बजता ही है, भारत के हथियारों का डंका तो बज ही रहा है, भारत की ताकत का डंका बजते रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के डिफेंस को मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देने में लगे हैं। आज भारत में जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे हो गए और जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वित्तीय वर्ष 2025 में जीएसटी से कुल 22,08,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 20,18,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 9.5% ज्यादा है। यह पिछले 8 साल में अब तक का सबसे ज्यादा सालाना जीएसटी कलेक्शन है बॉस। यानी भारत के खजाने में पैसा छप्पर फाड़ के आए जा रहा है। भाई लोग कमा रहे हैं तो टैक्स भर रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि इकोनॉमी कैसे चलाना है, भारत में देखिए क्या हो रहा है।
और सिर्फ जीएसटी कलेक्शन नहीं बल्कि हर मोर्चे पर भारत की इकोनॉमी लंबी छलांग मार रही है। अभी कल ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ की अहम वजह बनी हुई है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत ने मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सोच समझकर तैयार पॉलिसीज को जमीन पर उतार दिया है। यानी भारत की पॉलिसी की नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत की है उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है बॉस। हर जगह कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बॉस रोकने वाली नहीं है। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जबकि वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता के कारण कई देश अपने विकास के संभावित स्तर से नीचे चले जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और चीन की विकास दर में भी भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई। मतलब दुनिया बाप बाप करेगी और भारत की इकोनॉमी ऐसी होगी कि दुनिया भारत को बाप मानेगी। यह है आज का नया भारत। और बॉस, हथियार मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी मजबूत नहीं होना तो फिर मामला गड़बड़ाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब सेट कर रखा है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। साल 2025 की पहली छमाही में यूएस डॉलर इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट गया है, जो साल 1973 के बाद डॉलर की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इसके पीछे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को जिम्मेदार बताया गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ युद्ध वाली धमकियों ने विदेशी निवेशकों में डॉलर के भरोसे को कमजोर कर दिया है। यह होता है जब ट्रंप जैसा नेता देश की कमान संभालता है। और जब नरेंद्र मोदी सुधार कर रहे थे तो लोग यहां हंगामा कर रहे थे। अब देखिए क्या स्थिति बनी। और यह सिर्फ डॉलर की गिरावट नहीं है बल्कि ट्रंप की इमेज को भी झटका है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को तो डूबने से बचा नहीं पा रहे और पूरी दुनिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को लेकर भी ट्रंप दो तरीके से माहौल बनाने कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और यह सीज फायर उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी के दम पर करवाया। लेकिन अब भारत ने ट्रंप के इन दोनों ट्रंप कार्ड को ध्वस्त कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। पहले तो पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सब नहीं हुआ है, और अब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं। वहां उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें जयशंकर ने क्या कहा अमेरिका में बैठकर कि भारत का सीज फायर का फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं था। अमेरिका के साथ ट्रेड और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के फैसले के बीच कोई संबंध ही नहीं था। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी और उस दौरान वो खुद प्रधानमंत्री के कमरे में मौजूद थे। एस जयशंकर के मुताबिक वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की धमकियों से बेपरवाह थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाएगा और इसके बाद अगली सुबह 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को फोन किया। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सीज फायर की बातचीत में कहीं भी अमेरिका से ट्रेड डील की कोई चर्चा नहीं हुई थी। यानी भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति झूठा है यह साबित कर दिया। पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में घुसकर ट्रंप को आईना दिखाया और दूसरी तरफ ट्रंप ट्रेड डील के नाम पर भारत को दबाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर भी भारत ने कह दिया कि एक तरफा शर्तों के साथ डील नहीं होगी बॉस। भारत एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से लेगा भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, भारत को फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत पर 10% टैरिफ बनाए रखे, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं और चाहता है कि कई सेक्टर्स में 10% टैरिफ को जीरो किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत में उसे ऑटोमोबाइल और कृषि और डेयरी उत्पादों में एंट्री मिले। भारत साफ साफ कह रहा है कि कृषि और डेयरी हमारी रेड लाइन है। हम एक बिग ब्यूटीफुल डील चाहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट है, यहां घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो इंपोर्टेड वाहनों पर शुल्क कम करे। भारत ने भी डिमांड कर दी कि अमेरिका उसके साथ एआई, दूरसंचार उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा प्रोडक्शन जैसे बाजारों में भारत को एंट्री दे तो हम सोचेंगे।
यानी ट्रंप जिस धोखे में है कि वो जो कह देंगे भारत मान लेगा, ऐसा होना नहीं है। भारत ने ट्रंप को पहले ही मैसेज दे दिया है कि यह नया भारत है, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। डील करना है तो करो, ना तो निकलो यहां से, भाग। तो भारत की गाड़ी तो अपने आराम से चल रही है, भारत की गाड़ी 5th गियर में चल रही है, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या? पाठशाला में अगला चैप्टर आपकी गाड़ी का, जिसमें आपको बताऊंगा कि पुरानी कार बाइक को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो रहा है। सरकार के रडार में आपकी गाड़ी भी तो नहीं आ गई, ये चैप्टर देख लीजिए। दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी फैसले की बड़ी चर्चा है, बहुत बहस चल रही है, जिस फैसले से 60 लाख से ज्यादा कार और बाइक वालों पर एक झटके में आफत आ गई है। दिल्ली में जिनके पास बहुत पुरानी कार या बाइक है, वो सब आज से परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये बाइक या कार लेकर वो घर से निकल गए तो वापस उस गाड़ी को घर ला पाएंगे या नहीं। क्योंकि बहुत पुरानी कार और बाइक को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज से दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी EOL व्हीकल, जिनकी जिंदगी खत्म होने की कगार पर है, जिनके पैर कब्र में गाड़ियों के, उनके मालिकों के नहीं, उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलेगा ही नहीं। उल्टा पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही गाड़ी का चालान काट दिया जाएगा कि इसको कैसे लेकर निकले जी तुम, लाओ चालान लाओ। अगर जरूरत महसूस हुई तो पुरानी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है, फिर चाहे गाड़ी दिल्ली की हो या किसी दूसरे राज्य की। अगर उसका एंड ऑफ लाइफ हो चुका है, मतलब वो खत्म होने पे है, डीजल गाड़ी 10 साल की हो गई, पेट्रोल गाड़ी 15 साल चल चुकी है, तो दिल्ली में नहीं चलेगी, ये क्लियर कर दिया गया है। अब लोग परेशान हैं कि दिल्ली के बाद बाहर भी ये सब होगा क्या, और दिल्ली में होगा तो गाड़ियों का होगा क्या। आज से दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर स्पेशल ड्राइव शुरू हो चुकी है, जिसके लिए कैसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं ये आपको बताऊंगा। अगर आपकी पुरानी गाड़ी जब्त हो गई तो उसे कबाड़ होने से बचाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कैसा एक्शन चल रहा है, जरा ट्रेलर देखिए। दस साल पुराने वाहनों को तो डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा और 15 साल पुराने जहाज चलेंगे। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये ड्राइव लगातार आगे भी चलती रहेगी। दिल्ली में बैठे बिठाए लोगों पर एक नई आफत आ गई, जिनके पास 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उनकी गाड़ियों की शामत आ गई। दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर पुराने वाहनों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन EOL कैटेगरी में है, यानी जो मरने की कगार पर है। इनमें 41 लाख तो 2 व्हीलर वाहन है। इनके खिलाफ दिल्ली के 350 पेट्रोल पंप्स पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर एक्शन ले रही। देखिए ना भाई, वहां तुरंत चालान कट रहा है, लेके गप गप काट दे रहा है। अब ये पुराने वाहनों की पहचान कैसे की जा रही, इसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर अब ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगा दिए गए। जैसे ही कोई गाड़ी पेट्रोल पंप में एंट्री करेगी, उसका नंबर प्लेट स्कैन होगा। चंद सेकंड में वो बता देगी कि अरे ये तो मरने वाली गाड़ी लग रही है, EOL है, एंड ऑफ लाइफ वाली कैटेगरी की है या नहीं है। अगर वाहन EOL निकला तो उसको पेट्रोल डीजल देने से इनकार कर दिया जाएगा और मौके पर ही गाड़ी का चालान कटेगा या गाड़ी सीधे जब्त कर ली जाएगी, और जब्त करने के बाद वाहन को स्क्रैपिंग यार्ड भेज दिया जाएगा कि खत्म ही करो इसको। अब आप ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह का माहौल है, फिर आपको बताऊंगा कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ इस मुहिम का मकसद क्या है और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा होगा क्या। कैमरे सामने की तरफ लगे हैं जहां से जो गाड़ियां हैं वो इंटर करती हैं, और ये कैमरे उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को देखते हैं, उन गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ मैच करते हैं। अगर कोई भी गाड़ी जो एंड ऑफ लाइफ है, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से पता चलता है कि वो पुरानी गाड़ी है, एंड ऑफ लाइफ गाड़ी है, तो उसके बाद उस गाड़ी को यहाँ पर जो है बताया जाता है। अंदर एक छोटा स्पीकर भी बाकायदा लगा हुआ है और यही स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी कि ये यानी आपकी गाड़ी पुरानी है, 10-15 साल पुरानी, और घुसी तो स्पीकर से हाँ हाँ बजने लगेगा कि देखो आ गया पकड़ा गया।
पेट्रोल पंप्स पर जैसे ही किसी ईओएल गाड़ी की एंट्री होती है, वैसे ही कैमरे नंबर प्लेट से गाड़ी की उम्र पहचान लेते हैं और तुरंत सायरन बजने लगता है। दिल्ली के आश्रम चौक के एक पेट्रोल पंप पर जब 15 साल से ज्यादा पुरानी मर्सिडीज कार फ्यूल बनाने के लिए पहुंची तो सायरन बज गया। वो भाई सोचेगा हम मर्सिडीज लेके जा रहे हैं, हमको कौन टोकेगा। वहां घाय घाय सायरन बज गया। इसके बाद मर्सिडीज जब्त हो गई भाई। इसी तरह एक हरियाणा नंबर की एसयूवी कार को भी पेट्रोल पंप पर सीज कर लिया गया, जिस पर आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की टीमें जरूरत महसूस होने पर ईओएल वाहनों को मौके पर जब्त कर रही हैं। ज्यादा ईओएल वाहन मालिकों को जुर्माना लगाकर छोड़ा भी जा रहा है। 2 व्हीलर के मालिकों के जुर्माने की राशि 5,000 है, जबकि 4 व्हीलर के मालिकों पर 10,000 का जुर्माना लग रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि अगर जुर्माने के बाद भी गाड़ी दिल्ली में चलती दिख गई तो भाई इस बार नहीं छोड़ूंगा, फिर जब्त हो जाएगा। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ इस ड्राइव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब वो अपनी पुरानी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो फिर दिक्कत क्या है, उनकी गाड़ियों को जब्त क्यों किया जा रहा है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश पर हो रहा है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपको बता रहा हूं, तो ये 2018 का फैसला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में दिल्ली की सार्वजनिक जगहों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदूषण को रोकने के लिए पुरानी गाड़ियों पर बैन को सख्ती से लागू कीजिए। प्रदूषण नियंत्रण आयोग भी कह चुका है कि ऐसी गाड़ियों को धीरे धीरे हटाना जरूरी है जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यानी यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया और इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पुराने वाहनों को जब्त करके क्या दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जाएगा क्या। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएं और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 साल पुराने वाहनों को तेल न देने, उनको बैन कर देने से क्या दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल जाएगी। साल 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां, इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण यानी PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। दिल्ली में पुराने वाहनों से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है जो पुराने BS2, BS3 और BS4 ईंधन मानकों पर चल रहा है। रिसर्च में पाया गया कि BS4 वाहन नए BS6 वाहनों की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए तो और भी चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे थर्मल प्लांट, औद्योगिक यूनिट, 24 घंटे जलने वाले कूड़े के पहाड़, ये भी तो प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पुरानी गाड़ियों को बंद कर देने या जब्त कर देने से प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिनकी पुरानी गाड़ियां जब्त हो गई, क्या वो उन्हें वापस छुड़वा सकते हैं कि नहीं, और जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं क्या वो पूरी तरह बेकार हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप इन कारों को दूसरे राज्यों में चला सकते हैं या बेच भी सकते हैं। अगर आपकी पुरानी कार जब्त हो गई है तो आप जुर्माना भरकर न सिर्फ उसे छुड़वा सकते हैं बल्कि अपनी पुरानी गाड़ी को उस राज्य में चला भी सकते हैं जहां पुरानी गाड़ियों को लेकर 10 या 15 साल वाला नियम नहीं है। दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां बैन हो गई हैं उन्हें राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि देश के बाकी राज्यों में अभी ऐसा नियम नहीं है। अब वहां आ जाएगा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल यह नियम नहीं है और ना वहां आने वाला है नियम, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन यह नियम दिल्ली से लगे राज्यों के उन जिलों में लागू नहीं होते जो NCR रीजन में आते हैं, क्योंकि NCR में भी पुरानी गाड़ियों के लिए वही नियम लागू है जो दिल्ली में। इसलिए जल्दी ही पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम NCR में भी शुरू होने वाली है। पुराने वाहनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे अभियान को लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि क्या उनके पुराने CNG वाहन भी जब्त हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि CNG वाहनों पर कोई एक्शन नहीं होगा। 15 साल से ज्यादा पुराने CNG वाहन फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर चल सकते हैं। लेकिन भाई कई लोगों की नींद उड़ी हुई है, सोना ढंग से नहीं हो पा रहा। लेकिन सोना की बात कर रहे हैं तो गोल्ड वाला सोना भी तो सुनिए, वो भी आपको सोने नहीं देगा। अगला चैप्टर सुनिए क्या हो रहा है। सोने के बिजली के स्विच
सोने का बेसिन, सोने का झूमर, और वो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा स्वर्ण महल कि देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। कहां बन गया ताजमहल जैसा घर, देखिएगा और खर्चा सुनिएगा, बाप रे बाप, हिल जाइएगा। अब उसका चैप्टर ना देखिए। सबका सपना होता है कि एक छोटा सा प्यारा सा अपना घर बना ले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सपनों का घर जो है वो बनता है तो दुनिया देखती रह जाती है। ऐसे ही कुछ घरों के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। उन घरों की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत में ऐसे ऐसे घर लोगों ने बनाए हैं कि उससे नजर ही नहीं हटती। किसी ने अपने सपनों के घर में सोने की सजावट की है, किसी ने हूबहू ताजमहल जैसा घर ही बना दिया, जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे असली ताजमहल है क्या। ये देखिए ताजमहल जैसा घर, इसके बारे में अभी बताऊंगा। एक आदमी ने अपने घर को इस तरह से बनाया है कि वो घर वायरल हो गया। घर के अंदर असली सोने से सजावट की गई है। ये देखिए, घर की सजावट में इतना सोना लगा दिया गया कि 2-4 फ्लैट तो घर में लगे हुए सोने से खरीदे जा सकते। ये देखिए, आदमी ढंग से सो ना पाए कि सफाई करते करते कोई ले न ले। इसी तरह से एक इंसान ने अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए ताजमहल जैसा घर बना लिया, जो एकदम असली ताजमहल जैसा दिख रहा है, बस छोटा है थोड़ा। ये दोनों घर आलीशान तो हैं ही, इनके मालिकों की जिंदगी भी बेहद आलीशान है, शानदार है और सवालों से घिर रही है। अब लोग पूछ रहे हैं इतना पैसा कहां से आया। सबसे पहले आपको वो घर दिखाते हैं जिसने सबके होश उड़ा रखे। ये घर मध्य प्रदेश के इंदौर में एकदम फिल्मी स्टाइल में बनाया गया है, जैसा फिल्मों में घर होता है। बेहद आलीशान घर के अंदर लंबा चौड़ा गार्डन, गाड़ियों के लिए बड़ा सा गैराज, सबसे बढ़कर घर की सजावट। इंदौर के इस घर को गोल्डन हाउस कहा जा रहा है, स्वर्ण महल, क्योंकि इस घर के अंदर असली सोने की सजावट की गई है। देखिए ना भाई, बिजली का स्विच सोने का है। वो वहां आपको छू के करंट नहीं लगेगा, देख के करंट लग जाएगा कि बाप रे बाप, सोने का बिजली का स्विच लगाए हुए। घर के मालिक ने अपने सपनों से सुंदर इस घर को बनाने में पानी की तरह पैसा खर्चा कर दिया। घर की डिटेलिंग के बारे में आपको बताऊंगा तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पूरे घर में असली सोने से सजावट की गई। घर के झूमर सोने के, फर्नीचर पर भी सोने का काम, झूमर सोने का, घर में लगे पावर स्विच सोने के, लाइट पंखा चलाने के लिए सोने के स्विच हैं। घर की छत पर सोने का काम किया गया है। यह घर किसका है और घर को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है वो आगे बताऊंगा। पहले इस गोल्डन हाउस की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह घर के अंदर का मेन एरिया है जहां घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं, जरा वो दिखाइए। घर के मालिक को फिल्मी घर बहुत पसंद है, इसलिए उसी तरह से घर को बनाया गया है। ये देखिए, आलीशान घर बनाया गया है। घर में जगह जगह सोने की मूर्तियों से सजावट की गई है, मूर्ति सोने की है। अब आपको बताता हूं कि इंदौर का ये सोने का महल है किसका। इंदौर का ये गोल्डन हाउस अनूप अग्रवाल का है। अनूप अग्रवाल ठेकेदार हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है इनकी। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं और अब तक कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं। फिल्मों जैसा घर बनाने की इनकी इच्छा थी, इन्होंने पैसा झोंक दिया। अब लोग कह रहे हैं कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के पास इतना पैसा, इतना सब कुछ। अनूप अग्रवाल को सरकारी ठेकों से काफी मुनाफा हुआ कहा जाता है और उनके घर में दिख भी रहा। अनूप अग्रवाल ने अपनी जिंदगी के बारे में क्या कुछ बताया, एक बार सुनिए, फिर दिखाता हूं इनका कार कलेक्शन जो और भी शानदार है। अनूप अग्रवाल के आलीशान घर में एक से बढ़कर एक शानदार कार्स भी। अनूप अग्रवाल के पास 1936 की विंटेज मर्सिडीज है। इसके अलावा BMW, ऑडी, वॉल्वो जैसी महंगी गाड़ियां हैं। अनूप अग्रवाल का कहना है कि कोई भी नई कार लॉन्च होती है तो उसको खरीद ही लेते हैं। ठेकेदार साहब के इस घर में कई बेडरूम हैं, जिसके बारे में वो बड़े गर्व से बताते हैं। इस गोल्डन हाउस में कुल 10 बेडरूम हैं जो बेहद शानदार हैं, और ठेकेदार साहब खुद जिस बेडरूम में रहते हैं वो तो अद्भुत है। बेडरूम के अंदर की सजावट तो खूबसूरत है ही, सबसे खास बेडरूम की बालकनी है जो एक लंबे से गलियारे के रूप में है, और इस बालकनी से पूरा घर दिखाई देता है। घर के एंट्री पॉइंट पर ही गौशाला भी बनी हुई है जो इस बालकनी से दिखाई देती है। यानी गौशाला से लेकर लग्जरी और सोने की सजावट तक इस घर में सब कुछ हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर इंदौर के ठेकेदार अनूप अग्रवाल के घर की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग इतना आलीशान और सोने की सजावट वाला घर देखकर हैरान हैं। लोग सोशल मीडिया पर कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं वो भी सुनिए। एक शख्स ने कमेंट किया कि जब स्विच बदलना होगा तो बिजली वाला आएगा या ज्वेलर को बुलाना पड़ेगा। एक यूजर ने लिखा कि सर आपके घर में साफ सफाई की नौकरी मिलेगी क्या। एक ने लिखा कि अमीर भी हैं और संस्कारी भी हैं। किसी ने लिखा कि अरे भाई ईडी को ये घर अभी तक नहीं दिखा क्या। यानी अलग अलग तरह की बातें इस घर को लेकर की जा रही हैं, लेकिन ये इकलौता घर नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है। अपने सपनों का घर बनवाने की बात हो और इसे बनवाने का पैसा जेब में हो तो फिर ऐसे ऐसे गजब के लोग पड़े हैं जो फिर पैसा नहीं देखते।
जैसे मध्य प्रदेश में ही एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसा घर ही बना दिया, जो दिखने में एकदम असली ताजमहल जैसा दिख रहा है। इस घर की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। देख ताजमहल और इसको दोनों को एक साथ देखिए। अब दोनों में बाहर से शायद ही कोई अंतर दिखाई दे, दोनों हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ताजमहल की तरह इस घर में 4 मीनारें हैं, ताजमहल की तरह छत पर एक बड़ा सा गुंबद है। ताजमहल के जो डायमेंशंस हैं वही डायमेंशन इस घर में भी रखे गए हैं। ये देख रहे हैं, ये आपको देख के लग रहा है ताजमहल, अरे भैया उसका घर है उस आदमी का मध्य प्रदेश में। ये घर बाहर से जितना सुंदर है अंदर से और खूबसूरत। अगर इसके मालिक इसका टिकट लगा दें तो देखने के लिए लाइन लग जाए। घर के अंदर सफेद पत्थरों से नक्काशी की गई है, सीढ़ियों पर ऐसी कलाकारी की गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब इस घर के मालिक के बारे में भी आपको बताता हूं। इस घर को आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। इस आलीशान घर में वो अपनी पत्नी मंजूषा और बच्चों के साथ रहते हैं। ताजमहल जैसा घर बनाने में 3 साल का समय लगा। इस घर के अंदर 4 बेडरूम, हॉल और किचन है। नक्काशी का काम आगरा के कारीगरों ने किया। सूरत और कोलकाता से भी कारीगर बुलाए गए। घर को बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। सर्दी, गर्मी, बारिश में घर के अंदर एक जैसा तापमान बना रहता है। आनंद प्रकाश चौक से आनंद एजुकेशनल टेक्निकल वोकेशनल सोसाइटी के फाउंडर हैं। वो कई स्कूल चलाते हैं। ऑल इज वेल नाम से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के फाउंडर भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा ताजमहल जैसे घर की वजह से ज्यादा हो रही है। घर के बारे में बड़े गर्व से वो बताते भी हैं, यानी ये घर और ताजमहल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये घर बनवाया है उनमें और उस ताजमहल को बनवाने वाले में फर्क है। इन्होंने अपनी पत्नी जीती जी पत्नी के लिए जो है वो घर बनवा दिया, उसके जैसा बाद में नहीं बनवाया। और ना ही इनके बेटे ने इनको कैद में रखा है जैसे उसको रखा गया था। मुगल नहीं है ना, संस्कारी हैं थोड़े। पाठशाला में अब अगली क्लास। भारत, पाकिस्तान, चीन, 3 देश लेकिन दर्द एक। बाढ़ बारिश के कहर की गजब तस्वीरें आ गई हैं। अब उसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं कि भारत, पाकिस्तान, चीन में बाढ़ कैसे तबाही मचा रहा है। जून के आखिर में मॉनसून ने दक्षिण एशिया में तबाही का जो ट्रेलर दिखाया उसने भारत, चीन और पाकिस्तान के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। और अब तो मॉनसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि आसमान से आफत ऐसी बरस रही कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत के पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है, तो पहाड़ों में हो रही बादल फाड़ बारिश से मैदानों में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। पाकिस्तान में भी कई इलाके पहले ही लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ से बेहाल हैं। उस पर भारत ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बने डैम के गेट खोल दिए, जिसने कुछ दिन पहले तक बूंद बूंद के लिए तरस रहे पाकिस्तान को पर डूबने का खतरा बढ़ा दिया है। उधर चीन में तो बाढ़ और बारिश ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन के कई शहरों पर बाढ़ की मार पड़ी है। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं। कई मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया है। एक तरफ दक्षिण एशिया में मानसून की बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण यूरोप के कई देश भीषण गर्मी की लहर से झुलस रहे हैं। आज पाठशाला में भारत टू पाकिस्तान टू चाइना मानसून के कहर की डराने वाली एक तस्वीर दिखाऊंगा। यूरोप में भीषण हीटवेव के बीच पुर्तगाल में हैरान करने वाले घूमते बादल की तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। भारत में मानसून की बेकाबू रफ्तार की सबसे ज्यादा मार हिमाचल प्रदेश पर पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मंडी में तो एक ही दिन में 4 जगहों पर बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद मंडी से गुजर रहे नदी नाले उफान पर हैं। मंडी के कुकलाह इलाके में बादल फटने से नदी में अचानक इतना तेज सैलाब आया कि नदी पर बना पुल टूट गया। बादल फटने के बाद मंडी की सड़कों पर भी सैलाब आ गया। सड़कें उफनते हुए नालों में तब्दील हो गई। मंडी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी के झरने बहते नजर आए। ये देखिए ना, घर में कैसे झरना बह रहा है। मंडी में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मनाली मंडी 4 लेन हाईवे पर बनी टनल के एंट्री पॉइंट पर लैंडस्लाइड हो गई। ये देखिए, वहां पर काम कर रही जेसीबी ऊपर से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गई। जरा एक बार तस्वीरें दिखाई।
हिमाचल प्रदेश ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में भी पहाड़ कमजोर होकर दरकने लगे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर आई। वहां पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से इतना मलबा अचानक गिरा मानो पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर सड़कें खोलने में जुटी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद भी पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सड़क खोलने के काम में लगी एक जेसीबी पहाड़ों से आ रहे पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची। अब दिखाता हूं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश कैसे लोगों पर आफत बनकर टूटने लगी है। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है, जहां बारिश की वजह से एक 5 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि मकान के पास 4 लेन की सड़क के लिए कटिंग की गई थी। ये देखिए कैसे घर गिर गया। वहां से मिट्टी अचानक धंस गई, जिस वजह से आज सुबह ये इमारत ताश के पत्तों की तरफ गिर गई और आसपास के मकानों पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की दिखाता हूं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और मकान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। मकान को पहले ही हालांकि खाली करवा लिया गया। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से मैदानों में भी नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं। अब यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखिए, जहां शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बना मकान चंद सेकंड में पानी में समा गया। शारदा नदी जिस तेजी से कटान कर रही है, उससे नदी किनारे बने दूसरे मकानों पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। यह तो भारत का हाल दिखाया। पाकिस्तान में भी बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में डैम का पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में भी चिनाब नदी में जबरदस्त उफान है। चिनाब नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर पाकिस्तान के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगा है। सुनिए, पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा मार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर पड़ी है, जहां एक ही परिवार के 17 लोग स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ में बह गए। देखिए कैसे पूरा परिवार फंस गया। पिकनिक मनाने पहुंचा यह परिवार तस्वीर लेने के लिए नदी के बीच मौजूद एक टीले पर पहुंचा, लेकिन तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पूरा परिवार करीब 2 घंटे तक मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और आखिरकार पूरा परिवार नदी के तेज बहाव में बह गया। ये पाकिस्तान की तस्वीर। पाकिस्तान से आई एक और डराने वाली तस्वीर देखिए। सूख चुकी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आता देख अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए और देखते ही देखते वहां उफनती नदी बहती दिखने लगी। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद का हाल देख लीजिए। अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहां पर मरीजों को लेकर उनके तीमारदार इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। तो भाई बारिश का कहर तो हर जगह दिख रहा है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।